तो देखिए, ये ऋषि लोग हैं, ये जो है इस चैप्टर 16 है नीति संघानिया का स्कूल ऑफ फिलॉसफी। स्कूल ऑफ फिलॉसफी से हमने ये लिया है। स्कूल ऑफ फिलॉसफी मैंने जैसा कि आप लोगों को कल डिस्कस किया था कि फिलॉसफी जो है हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन इन द लिटरेचर इन द एंशिएंट इंडिया। बहुत ज़्यादा मतलब इसका ट्रेडिशन है, बहुत पहले से आ रही है, फ़लसफ़ा की बात आती है। तो यहाँ मैं एक्चुअली वही वैदिज़्म के आगे से आप इसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स वगैरह में। बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं। इंडिया इंडिया तो एकदम मतलब लैंड ऑफ फिलोसोफर रहा है। 2 अलग बात, वो एक अलग बात है कि वेस्टर्न फिलॉसफीज़ ज़्यादा सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज की गई, उनका लिटरेचर ज़्यादा प्रिज़र्व रहा। हमारा जो है उतना मतलब फिलॉसफी होते हुए भी ज़्यादातर रिलीजन के ऊपर बेस्ड था। ठीक है? तो इसलिए बहुत अलग-अलग उसमें मिक्सचर नहीं आ पाया। सेवरल फिलॉसफीज़ वर एंगेज्ड विद द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। ज़्यादातर यही रहा है, लाइफ एंड डेथ की जो मिस्ट्री को समझने के लिए ज़्यादातर फिलॉसफीज़ की बात की गई है। बियॉन्ड देम, ठीक है? डेथ और फोर्सेस बियॉन्ड देम, वही बातें ज़्यादा की गई हैं कि कौन सी लाइफ एंड डेथ है और उसको किसने पैदा किया, हमें किसने मारा, ये हमको हमें कौन मारता है, यही सब बातें होती हैं। More often than not, there are overlapping between the religion and the denomination of the philosophies that they propound. The difference between Indian philosophical school, देखो, crystallize once the state and the Varna divides social order, become the mainstay of Indian subcontinent. Major school agree that the man should strive for the fulfillment of the four goals. तो चार गोल याद करो आप लोग। देखिए, इंडियन फिलॉसफी और वेस्टर्न फिलॉसफी का थोड़ा-सा मैं आपको वो पहले वो कर दूँ। जैसे आप लोग एथिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी आपको रिलिजन जब आप पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे भी ये बातें फिर आएँगी। तो एथिक्स में एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उस समय असल में फिलॉसफी आप वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ तो हम रिलिजन पढ़ने जा रहे हैं, रिलिजन की फिलॉसफी पढ़ने जा रहे हैं। फिलॉसफी जो होती है ना, वो एक्चुअल में रिलीजन से बंधी हुई नहीं होती। फिलॉसफी एक एक थॉट प्रोसेस है जो कि फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू द थिंकर। जैसे स्टोइज्म है, एक फिलॉसफी है। एक स्टोइज्म मैंने का लेक्चर भी आप लोगों को पढ़ा होगा मेरा। उसके अलावा जो है चाणक्य की भी फिलॉसफी हुआ करती थी। और इसी तरीके से यूटिलिटेरियनिज्म एक फिलॉसफी है, या जर्मी बेंथम की फिलॉसफी है, मैक्सिम और इसी तरह से बहुत सारा जो है एपिक्यूरस की से लेकर और क्या नाम है क्या आपका एरिस्टोटल और सोक्रेटिस और उसके अलावा जो है प्लूटो, इनकी जो है प्लेटो का, ऐसे बहुत सी फिलोसफर्स रहे हैं, बड़े-बड़े फिलोसफर रहे हैं, लेकिन उनकी थॉट प्रोसेस एकदम अलग-अलग। सिनेका, बहुत सारे लोग हैं, जो कि आप उसमें देखोगे एथिक्स वाले पेपर में कि बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन उनका कोई रिलीजन से एज़ सच इतना जुड़ा नहीं है। कुछ हल्का-फुल्का रिलीजन को जोड़ते हैं, गॉड की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ ना इंटरवाइंडिंग है रिलीजन की, वो चीज़ वहाँ पे नहीं पाई जाती है। ऐसा कंपैरिज़न आपको मेंस में करने के लिए भी एथिक्स वगैरह में भी आ सकता है, और तो आपको इसको समझने की ज़रूरत वैसे भी है। इंडियन फिलॉसफी जो है वो ऑल टुगेदर थोड़ी-सी डिफरेंट है। जो वो है, क्योंकि हम यहाँ पे रिलीजन वाला तड़का ज़रूर लगाते हैं, और हम रिलीजन से ही सारी चीज़ें निकाल के लेकर आते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे 4 गोल लाइफ़ के, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, इसमें कोई भी रिलीजन रहा हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, चाहे वो बौद्धिज़्म हो, चाहे जैनिज़्म हो। इन चारों रिलीजन्स ने, ये तीनों रिलीजन ने 4 गोल्स को ज़्यादा फ़ोकस किया ही किया है। लाइफ़ के गोल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये आपने सुना भी होगा। ये फ़िलॉसफ़ी भी एक मतलब इस 6 फ़िलॉसफ़ी के अलावा ये फ़लसफ़ा भी बहुत आम है, फ़िलॉसफ़ी बहुत आम है कि हमें 4 चीज़ें चाहिए: अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। सुना है आप लोगों ने? ये वाला टेबल आपको याद रखना है, समझना है, ठीक है? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये गोल ऑफ लाइफ़ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में माना जाता रहा है। अब ये अर्थ क्या होता है? अर्थ मतलब होता है पैसा। ठीक है? सिंपल वर्ड्स में समझो, पैसा। ठीक है? धर्म का मतलब क्या होता है? आपका सोशल ऑर्डर, जो भी आपको करना है, आपका धर्म, आपका जो काम है वो करना है। धर्म का मतलब ये नहीं है कि रिलिजन, धर्म का मतलब होता है आपके सोशल ऑर्डर्स को फॉलो करना। जो आपका धर्म, जैसे वो कहता है ये क्षत्रिय धर्म है, तो क्षत्रिय का कर्तव्य मतलब धर्म, ठीक है? जो काम है। इसी तरीके से कोई भी बोलता है कि आपका धर्म है, ये आपका काम है। जैसे कि फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को टेक केयर करे। इसी तरीके की माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है, फादर की है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ है, रेगुलेशन है, सोशल ऑर्डर को जो चला रहे हैं, दैट इज़ नोन एज़ धर्म। उसके अलावा काम।
काम मतलब फिजिकल प्लेज़र और लव, जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इसको फ़ोकस किया गया है। आप वात्सल्य कामसूत्रा देख लीजिए या उसके अलावा जितने भी मतलब इस तरह के मंदिर में आप जाइए खजुराहो से लेकर, और आप साउथ इंडिया में कहीं भी टेम्पल में चले जाइए, ज़्यादातर टेम्पल्स में जो पुराने एंशिएंट टाइम के टेम्पल्स हैं, उसमें काम को बहुत ज़्यादा जो है वो एलिब्रेट किया गया है और बहुत ज़्यादा जो है उसको सराहा गया है। उसको एक गॉड से, डिवाइन उससे जोड़ने की कोशिश की गई है। क्योंकि आप देखेंगे मंदिरों में उसको ये ऐसी चीज़ें जो प्राइवेट चीज़ें हैं उनको मंदिरों में बनाने का मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भई इसको जो है वो रिलीजन से कहीं न कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस ईश्वर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जो चीज़ है, वो हमारा कर्तव्य है और ये भी जो चीज़ है वो हमारा जो है इंटीग्रल लाइफ़ का एक गोल है। ठीक है? मतलब लाइफ़ के एक गोल की तरह देख रहे हो तो मतलब समझ लो कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो कामासूत्रा या वर्द रिटेन इन एलिब्रेट द सेक्सुअल प्लेज़र, तो सेक्सुअल प्लेज़र के लिए इसको लिखा गया। धर्मसूत्रा, अर्थशास्त्र, देखो तो अलग-अलग किताबें हमारी लिखी गई हैं, अलग-अलग चीज़ों को अचीव करने के लिए। उसके अलावा मोक्षा, मोक्षा मतलब सैल्वेशन, ये भी एक लाइफ़ का गोल है, लास्ट गोल इसी को बोलते हैं मोक्ष, कि मतलब आप जो है दुनिया, एक फ़लसफ़ा इंडियन उसका रहा है कि हम लोग जो है इस दुनिया में बंधे हुए हैं, और एक ये फ़िलॉसफ़ी ये रही है कि हम लोग जन्म लेते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर अलग-अलग योनियों में यानी अलग-अलग उसमें जातियों में, स्पीशीज़ में हम लोग जन्म लेते हैं। मतलब ऐसा इंडियन फ़िलॉसफ़ा में है कि उनका कहना ये है ज़्यादातर कि हम जो क्या करते हैं, एक मतलब कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करते हैं कि जो बहुत ही अच्छा कुछ करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं किसी जन्म में, तो हमें मनुष्य जीवन यानी इंसान का ज़िंदगी प्राप्त होती है, मिलती है। नहीं तो फिर हमें अलग-अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है। भैंस की इसमें हिंदुइज़्म की ये बहुत बड़ी फ़िलॉसफ़ी है। मतलब कोई जानवर की उसमें, फिर कोई अपने कर्म के हिसाब से वो जन्म लेता रहता है और ये जन्म-मरण के बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाता है। मुक्ति का मतलब यहाँ है कि यहाँ से छोड़कर अब उसको जाना है कहाँ पे, परलोक जाना है। परलोक जाने का मतलब है स्वर्ग जाना है, हेवन जाना है। वो कब जाएगा? जब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, वो गॉड में जाके मिल जाएगा, जहाँ से निकला है। इस तरह की जो चीज़ है उनकी फ़लसफ़ा है, उनकी फ़िलॉसफ़ी। इस्लाम इसको नहीं मानता। इस्लाम का मानना है कि हमें एक बार ही जीवन मिलता है और ये हमारा एग्ज़ामिनेशन है, और इस एग्ज़ामिनेशन में हमें जो है अपना बेस्ट देना है, क्योंकि हमें दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी और हमें इसके बाद फिर जाके खुदा से मिलना है, और हमें या तो जन्नत या जहन्नुम अकॉर्डिंग टू आवर रिज़ल्ट, हमें वहाँ हेवन और हेल और स्वर्ग और नर्क, जो भी आप कह लीजिए, वो हमें मिलेगा। तो ये हर धर्म की अलग-अलग फ़िलॉसफ़ीज़ हैं। इनकी भी फ़िलॉसफ़ी लास्ट में मोक्ष पे ही जाती है, बट यहाँ बीच में एक ये है कि ये जन्म वाला जो सिस्टम है वो। तो मेन जो टारगेट है, मेन जो चीज़ है वो हेवन जाना है, वो है आपका मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है? सैल्वेशन पा पा लेना। तो ये एक फ़लसफ़ा रहा है। तो 4 चीज़ें, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 चीज़ें। अर्थ मतलब इकोनॉमिक प्लेज़र, इसमें जो है मतलब जो मैटर रिलेटेड टू द इकोनॉमी डिस्कस की गई हैं, जैसे हमारे यहाँ किताब है अर्थशास्त्र, वो चाणक्य ने लिखी थी। उसमें बहुत ही अच्छे से अर्थ के बारे में, सिर्फ़ अर्थ के बारे में नहीं, पॉलिटिकल सारा, कि कैसे आप अचीव करेंगे पैसा-वैसा, उसके बारे में अर्थशास्त्र को भी बहुत वैल्यू दी गई है। उसके बाद में धर्म है, तो रेगुलेशन वगैरह के बारे में तो धर्मशास्त्र दुनिया भर के हैं, बहुत सारे हैं। स्टेट मैटर के लिए धर्मशास्त्र हैं। यहाँ तक कि धर्मशास्त्र के बारे में अगर आप बात करें तो अशोका ने भी कई सारे धामाज़ लिखे हैं, बहुत सारे धर्मशास्त्र के टाइप की चीज़ें जो हैं खंभों पे लिखवाई हैं, पिलर्स पे लिखवाई हैं, गुफाओं में लिखवाई हैं, रॉक एडिक्ट्स पे लिखवाई हैं। बहुत सारी ऐसी धर्म के बारे में हर राजा अपने हिसाब से करता था। प्लेज़र बता दिया मैंने। उसके अलावा मोक्ष के बारे में भी दर्शन, दुनिया भर के दर्शन दिए गए हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि ये करोगे तो मोक्ष मिलेगा, वो करोगे तो मोक्ष मिलेगा। ये है। इवन इवन थॉट एवरीवन प्रोपाउंड these 4 to be the goal of the person, ठीक है? एंड शुड स्ट्राइव, अब यहाँ पे आवाज़ आ रही है? ये स्क्रीन आ रही है? तो हर बंदा ये चाह रहा है कि मतलब कोई भी हो, उसका एक मतलब सोच ये है कि वो जो है उसको ये 4 चीज़ें मिलनी चाहिए, वन वे और अदर। सर्किल ऑफ लाइफ़ जो मैंने जैसे बताया वो कांस्टेंट चलती रहती है, और उसको जो है हम उससे बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो हैं इसको इंडिया में बिलीव करते हैं। ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ तो हर कोई बिलीव करता है कि हमें मोक्ष चाहिए। मोक्ष का मतलब ये है कि हमें जो है हेवन जाना है।
ठीक है? ये हर धर्म में चीज़ें आती हैं। अब यहाँ पे जो है इस अगर इंडियन फिलॉसफी की बात करें, स्कूल्स की बात करें, तो 2 स्कूल ऑफ फिलॉसफी पहले डिवाइड करते हैं। वैसे 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं आपको पता है, लेकिन 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स स्कूल, दूसरा होता है यानी ऑर्थोडॉक्स स्कूल। अब ऑर्थोडॉक्स का मतलब है पुराना वाला, ठीक है? दूसरा होता है आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल, ठीक है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल, हेटेरोडॉक्स स्कूल पहले डिस्कस नहीं करते थे, पहले सिर्फ़ इसका क्लासिफ़िकेशन ऐसे किया ही नहीं जाता था। पहले इसको सीधे फ़लसफ़ा में पढ़ना शुरू कर देते थे कि मतलब संख्या है, ये मीमांसा है, ये उत्तरमीमांसा है, बस दैट्स इट। लेकिन अभी थोड़ा-सा क्लासिफ़िकेशन भी करने की कोशिश करी है लोगों ने। और ये क्लासिफ़िकेशन क्योंकि एक बार एग्ज़ाम में कहीं थीसिस वगैरह में पूछा हुआ है, तो नितिन सिंघानिया इसको भी ले लिया है कि दिस स्कूल बिलीव दैट। और आई थिंक मेंस में भी कहीं इसी टाइप का कुछ घुमा के क्वेश्चन पूछा था कि डिस्कस अबाउट द हेटेरोडॉक्स स्कूल एंड ऑर्थोडॉक्स स्कूल। आई थिंक यूपीएससी में ही पूछा है। तो ऐसे मतलब करके बीच में नहीं डाल रखा था, तो इंसान कंफ्यूज ना हो, क्लियर कर ले। दिस स्कूल बिलीव दैट द वेदास वर द सुप्रीम रिवेल्ड स्क्रिप्चर, ठीक है? ऑर्थोडॉक्स स्कूल का क्या सोच थी कि वेदास जो है वो सुप्रीम रिवेल्ड स्क्रिप्चर है, ठीक है? दैट होल्ड द सीक्रेट्स ऑफ सल्वेशन, जिसके अंदर सल्वेशन जो कि अल्टीमेट हमारा गोल है, यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में से अल्टीमेट क्या है? सबसे लास्ट में आप चाहते क्या हो? एक्चुअल में आप चाहते हो मोक्ष, ठीक है? अर्थ यहीं रह जाएगा, अर्थ से भी आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो। अर्थ मतलब पैसा आपके पास है, दान पुण्य करके जैसे भी करके आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो। दूसरा उन्होंने किया कि आपका जो है धर्म है, धर्म मतलब अपने रूल एंड रेगुलेशन आपने फॉलो किए, अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, आप मोक्ष चाहते हो। काम को भी इन्होंने रिलीजन से रिलेट करने की कोशिश की है, ईश्वर से रिलेट करने की कोशिश की है कि उसको भी सैल्वेशन का एक तरीका माना है। उसके बाद में फाइनल आप मोक्ष चाहते हो तो सैल्वेशन है। तो यहाँ पे ये है कि सैल्वेशन की जो मंत्रार्थ हैं, जो चीज़ें हैं, एक्चुअल में जो रास्ता बताया गया है मोक्ष प्राप्ति का, वो वेदास में बताया गया है। दे डिड नॉट क्वेश्चन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास। यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स डॉग स्कूल है वो कभी क्वेश्चन नहीं करते। दे नेवर क्वेश्चन अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेदास, नेवर क्वेश्चन। क्यों नहीं क्वेश्चन करते हैं वो लोग? क्यों नहीं वो करते हैं? क्योंकि वो मानते हैं कि वेदास आर इनफेलेबल। उन वेदास को तो आप बदल ही नहीं सकते। मतलब वो एररलेस हैं, वो वेदास जो हैं श्रुतियाँ हैं। वो श्रुतियाँ हैं, वो इस ईश्वर ईश्वर की रिवीलिंग्स है, उसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो 6 इस तरह के स्कूल, सब स्कूल इसमें डिवाइड किए गए। ऑर्थोडॉक्स स्कूल में मैंने आपको बताया उसमें से। इसको अलग-अलग दर्शन कहा जाता है। 6 दर्शन में शादा दर्शना कहा जाता है, संख्या, योगा, न्याया, विशेषिका, मीमांसा, वेदांता। ये हिंदुइज़्म की एक्चुअल फिलॉसफी है। इसको हिंदुइज़्म की फिलॉसफी कहते हैं और इसको जो है आपका जो है ऑर्थोडॉक्स स्कूल भी कहते हैं। 2 वर्ड क्लासिफिकेशन है क्योंकि इंडियन जो फिलॉसफी है वो मतलब ये हेटेरोडॉक्स स्कूल क्यों कह रहे हैं उसकी एक वजह और बता दूँ। जब हम हिंदुइज़्म की फिलॉसफी की बात करते हैं तो एक्चुअल में यही 6 है। लेकिन क्योंकि बौद्धिज़्म को काफ़ी करीब कर लिया गया बाद में, अभी बौद्धिज़्म को काफ़ी करीब कर लिया गया हिंदुइज़्म के, क्योंकि मूर्ति पूजा वगैरह सब उसमें भी शुरू हो गई। और इन्होंने यहाँ तक कि वैष्णविस्ट तो ये कहते हैं कि बुद्धा वाज़ द इन्कार्नेशन ऑफ विष्णु, और इन विष्णु का इन्कार्नेशन भी बता दिया बुद्धा को, ठीक है ना? तो इस वजह से जो है ये क्लासिफ़िकेशन करनी पड़ी इंडियन फिलॉसफीज़ की। जब इंडियन फिलॉसफी की बात करेंगे तब हम कहेंगे ये स्कूल ऑफ फिलॉसफी की, तब हम बात करेंगे ऑर्थोडॉक्स स्कूल एंड हेटेरोडॉक्स स्कूल। लेकिन जब हम वैसे हिंदू फिलॉसफी की बात करेंगे तो हम हेटेरोडॉक्स स्कूल, ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बात करेंगे, ठीक है? हम लोग जो है हेटेरोडॉक्स पे नहीं आएँगे। अब हेटेरोडॉक्स स्कूल जो है वो रिएक्शन में आए क्योंकि जब लेटर वैदिक पीरियड, अभी मैं आपको बताऊँगा आगे। तो लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ ना, वेदास में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन किया इन्होंने, ब्राह्मणों ने, बहुत ज़्यादा। यानी अगर जैसे अब डिस्टॉर्शन कैसे किया? जैसे मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, ठीक है ना? अब मेरे बेटे ने कोई क्राइम कर दिया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि कोई क्राइम है, उसके लिए लिखा हुआ है कि भई इसका हाथ काट दिया जाए। जैसे मान लो कि है कि चोरी की तो इसका हाथ काट दिया जाए, या इस तरह से कुछ गलत किया तो उसके मतलब उसकी हत्या हो गई तो इसको हत्या के बदले हत्या कर दी जाए। तो अब अमीर आदमी है, वो जो है उसके बाद कोई राजा का बेटा है, कोई कुछ है, तो अब वेदास में तो लिखा हुआ है कि भाई अगर उसके हाथ से हत्या हुई है तो उसकी भी हत्या होगी, ठीक है, बदले में। अब पता चला कि क्या नाम है, राजा साहब कैसे अपने बच्चे की हत्या होने देंगे, या कोई बहुत अमीर आदमी है, तो वो आ रहा है ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण साहब से कह रहा है कि सर कोई उपाय बताइए, कैसे क्या होगा? अब ब्राह्मण को इसमें कमाई का ज़रिया समझ में आ गया कि अब तो कमाई कुछ कर हो जाएगी, है ना?
तो ब्राह्मणों ने क्या किया, डिस्टॉर्शन करना शुरू किया। उन्होंने ब्राह्मणाज़ में, क्योंकि वो तो जो है वो है एज़ इट इज़ है, वेदास के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन उसमें इंटरप्रेट करना शुरू किया रिचुअल्स के फॉर्म में, जिसमें मैंने बताया आपको कि ब्राह्मणाज़ में प्रोज़ के फॉर्म में और भी उसमें उन्होंने उसको इंटरप्रेट करना अलग-अलग तरीके से इंटरप्रेट करना शुरू किया। इसीलिए बहुत तरह के ब्राह्मणाज़ हैं, एक ही सेम श्लोक के बहुत तरह के इंटरप्रिटेशंस हैं। तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन किया उसमें ये किया, नहीं-नहीं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। यानी कि अब क्या किया, पहले क्या होता था, गोधन होता था, मतलब जो गाय होती थी वो एज़ अ कमोडिटी ट्रेड की जाती थी और वो जिसके पास बहुत ज़्यादा गाय होती थी उसको अमीर माना जाता था। उन्होंने कहा भाई ये गाय दे दो, सैक्रिफाइस कर दो या इसी तरीके से कुछ मतलब दान दक्षिणा दे दो, यज्ञ करवा लो, यज्ञ में दुनिया भर का ब्राह्मण को पैसा मिलेगा, है ना? तो यज्ञ करवा लो, ऐसी-ऐसी चीज़ें कर लो जिससे क्या होगा, आपका पाप धुल जाएँगे, ठीक है? ये खत्म हो जाएगा। यानी किसी का मर्डर करके आए हो, आप यज्ञ करा लो, पाप धुल जाएँगे। अब ये चीज़ें आज भी होती हैं कि आपने कुछ भी किया है, इर्रेलेवेंट से सॉल्यूशन दिए जाते हैं कि आपने किया ये काम, जैसे अभी एक इतना ज़बरदस्त सॉल्यूशन दिया गया है कि आप निबंध लिख दो। 2 लोगों का, वो 17 साल का लड़का अपना गाड़ी लेकर निकला और उसने मार दिया, आपने सुना होगा, 2 लोगों को मार दिया। ठीक है? वो तो सीधे-सीधे मर्डर है, क्योंकि 17 साल का लड़का उसके फादर को, लेकिन इन्फ्लुएंशियल फैमिली है, रिच फैमिली है, आज भी वही चीज़ें हो रही हैं। जज क्या बोलता है कि आप 17 पेज के जो है वो 3 पेज का या कितने पेज का भाई? 3 घंटे का एक निबंध लिख दो, यानी एस्से लिख दो इसके ऊपर, ट्रैफिक रूल्स के ऊपर, और दूसरा ट्रैफिक पुलिस की मदद करो, 15 दिन के लिए जाओ फ्री, है ना? तो ये भी सज़ाएँ, ऐसी भी सज़ाएँ, ऐसी भी जुडिशरी बातें करती है, नाबालिग कहकर। तो ऐसी चीज़ें जो है रास्ते निकाले जाते हैं, उपाय हैं, दिस इज़ कॉल्ड उपाय, कोई उपाय बताओ, तो पैसा जो होता है ना, ये उपाय सुझा देता है। तो यही चीज़ वहाँ होती थी कि वो उपाय करने लगे। जब लेटर वैदिक पीरियड में इस तरह के उपाय होने शुरू हुए, तो एक के साथ होगा तो दूसरे के साथ भी होगा, तो ऐसे उपाय बहुत सारे हुए और वो उपाय जो हैं, उन्होंने लेटर वैदिक पीरियड में इतना डिस्टॉर्शन पैदा किया और ब्राह्मणों को बना दिया बहुत लालची। अब ब्राह्मण इतना लालची हो गया कि आप आगे पढ़ोगे तो आपको शर्म आएगी, मतलब इस फ़िलॉसफ़ी पे बहुत बार शर्म आती है कि क्या-क्या कर रहे थे ये। लेटर वैदिक पीरियड में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन किया, यहाँ तक कि ऐसी-ऐसी चीज़ें बना दी, जब इंसान बनाता है ना तो उसमें बैलेंस नहीं होता, तो वो क्या कहते हैं, बायस्ड होता है। इंसान ने अपने बायसनेस ब्राह्मणों ने अपने बायसनेस के लिए इतना कुछ किया कि ब्राह्मण की हत्या ये है, ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मणों को तो इतना ऊपर उठा दिया। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ में दान दक्षिणा, इन्होंने 16 संस्कार बना दिए। 16 संस्कार मतलब एक इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 उसके सेगमेंट बना दिए, शादी-वादी ये सब, दुनिया भर का फर्स्ट यहाँ जा रहा है, फर्स्ट वो जा रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसके 16 संस्कार। यानी एक इंसान को 16 बार प्रीस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ब्राह्मण की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम। मतलब मिनिमम लाइफ में इतनी बार तो पड़ेगी, क्योंकि इसमें रिचुअल्स कराने हैं। अब रिचुअल्स में पैसा खूब आ रहा है ब्राह्मणों के पास, तो उन्होंने अपना एक बिज़नेस जो है तगड़ा बना लिया। उसके अलावा इन लोगों ने कुछ ऐसी शादियाँ बनाई, ब्रह्म विवाह और प्रेत विवाह और पिशाच विवाह, विवाह के फॉर्म बनाए, शादियों के फॉर्म बनाए, जिसमें कई बार ऐसा भी बनाया कि वो लड़की जिसकी शादी हुई है, वो अपने हस्बैंड के पास जाने के बजाय सबसे पहले इसके पास जाएगी, प्रीस्ट के पास। ऐसी भी चीज़ें जो हैं इन्होंने बनाई। यानी इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन, इतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन पैदा किया, जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ, और वो रिएक्शन जो है उसने अच्छा, रिएक्शन कौन कर सकता है? वर्ण सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। वर्ण सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि मतलब अगर कोई नीची जाति का आदमी, नीची जाति मतलब ब्राह्मण के बाद आता है क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद आता है वैश्य और फिर आता है शूद्र। अब ब्राह्मणों ने तो खूब डिस्टॉर्शन मचाया, तो ब्राह्मण अपनी अपनी नुकसान क्यों करेगा? अगर शूद्र कोई उठेगा तो उसको मरवा देंगे, वो ज़ाहिर-सी बात है, वो उनका पूरा वर्चस्व चल रहा है। तो अब ब्राह्मणों को किससे दिक्कत होगी? ब्राह्मण कौन कर सकता है? रिएक्शन कौन कर सकता है? तो रिएक्शन में ये है कि जो दूसरी कैटेगरी का जो थोड़ा ऊँचा है वही कर सकता है। तो ये हुआ भी यही कि और जो लोग उठे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं उठे होंगे लोग, लेकिन लोगों को बुरा लगता होगा, लेकिन उनको कुचल दिया, मार दिया, खत्म कर दिया, उनकी कहानी खत्म कर दी। लेकिन ये 2 राजा के बेटे थे। कौन? एक बुद्ध और दूसरा जो है महावीर। ये दोनों जो है राजाओं के बेटे थे और ये क्षत्रिय थे। तो जब क्षत्रिय रहता है तो उसको मारना ब्राह्मणों के लिए आसान नहीं था, उसको दबाना आसान नहीं था। तो उन्होंने ये रिएक्शन के तौर पे, वेदास के रिएक्शन के तौर पर, इनके मतलब इंटरप्रिटेशन के रिएक्शन के तौर पर जो है बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और लोकायता, ये जो है इस तरह से 3 फिलॉसफीज़ डेवलप हुई, जिसमें से 2 फिलॉसफीज़ बहुत फेमस हुई, एक बौद्धिज़्म और दूसरा जैनिज़्म, ठीक है? और यूपीएससी के पेट टॉपिक्स हैं ये, बौद्धिज़्म, जैनिज़्म से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो हेटेरोडॉक्स स्कूल इनको कहते हैं।
ये लोग वेदास की ओरिजिनैलिटी पे बिलीव नहीं करते थे। डू नॉट बिलीव इन द ओरिजिनैलिटी ऑफ द वेदास, मतलब ओरिजिनैलिटी पे बिलीव नहीं करते थे कि ये ओरिजिनल रह गया है। इन लोगों ने डिस्टॉर्शन किया है, वो उनके ऊपर पूरा शक था उनको। क्वेश्चन ऑन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, फिर इन्होंने, क्योंकि वो गॉड के नाम से डराते थे, जो ब्राह्मण थे वो गॉड के नाम से डराते थे, इसलिए इन लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन ही कर लिया कि गॉड का एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन कर दिया कि गॉड है ही नहीं। तुम लोग गॉड के, जैसे क्या है कि नीची जाति के लोगों को, जो अनपढ़ लोग थे, उनको ये डराते थे कि अगर तुमने ऐसे किया तो तुम्हें नर्क मिलेगा, तुम्हें पकोड़े तले जाएँगे, तुम्हारे ये होगा, वो होगा, ठीक है, नर्क में जाओगे। सारी चीज़ें। तो उसमें आदमी डरता था, तुम्हारे आरे से चीरे जाओगे, ऐसे करोगे, तो वो आदमी बिलीव करता था उसपे कि वेदास में ऐसा लिखा है तो सही बात है, भगवान ने कहा है तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे ऐसे होगा। तो वो फिर डर जाता था, जो नीची जाति के जो और लोग होते थे, जिनको इन्होंने दबा दिया था, वो डरने लगे। उस डर की वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पाते थे किसी तरीके के। तो इन लोगों ने जब रिएक्शन किया तो सबसे पहले जो गॉड, सज़ा देने वाला गॉड है ना, जो इनका गॉड था, जिसको इन्होंने बनाया था अपने हाथों से, अपने ब्राह्मणों ने, क्योंकि गॉड तो ऐसा नहीं है, ज़ाहिर-सी बात है, गॉड तो बैलेंस बातें करता है, लेकिन इन्होंने जो बायस्ड गॉड बनाया था अपना डमी गॉड, वो गॉड को ही उन्होंने एक्जिस्टेंस ही डिनाई कर दिया, बोला गॉड ही नहीं है। सब इंसान यहीं पे जिए हैं, यहीं मरेंगे और उसके बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, कोई कुछ सब मिट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, वो अनंत में मिल जाएगा, कोई गॉड और नहीं है, यानी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ये किया। और इसको 3 सब मेजर सब स्कूल हैं, आपका बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और लोकायता। तो ये मैंने आपको जो बताया, आपका 2, ये इस तरह की क्लासिफिकेशन भी पूछी गई है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलॉन्ग टू द ऑर्थोडॉक्स स्कूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव इन द हेटेरोडॉक्स स्कूल। ऐसा भी कहीं-कहीं पूछा गया है। यूपी, लेकिन मेंस वगैरह में आप इस तरह से क्लासिफाई करके लिख सकते हो। तो संख्या, व्योगा, न्याया, विशेषिका, मीमांसा, वेदांता, ये 6 फिलॉसफीज़ हो गई ऑर्थोडॉक्स वाली, और बौद्धिज़्म, जैनिज़्म और लोकायता जो है ये हो गई आपकी हेटेरोडॉक्स स्कूल। ठीक है? याद हो गया होगा? हो गया याद? यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक। अब बात रिदा आ रही है, आवाज़ समझ में आ रही है बात? ठीक। ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो है ये, हाँ। नहीं, वो तो देखो इसमें जो है ना, क्या नाम है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर कई बार पढ़ोगी तब वर्ड जाके क्लियर होगा, क्योंकि जिनकी हिंदी नहीं है या संस्कृत जिन्होंने कम पढ़ा है, उन लोगों को ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है इसी वर्ड की वजह से, क्योंकि बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो मतलब जिन्होंने हिंदी संस्कृत पढ़ रखी है उनको भी डिफ़िकल्ट लगता है। मैंने बड़ी संस्कृत पढ़ी हुई है, हिंदी पढ़ी हुई है अच्छी खासी, लेकिन फिर भी मुझे भी जब शुरू में पढ़ रहा था तो मुझे भी डिफ़िकल्टी लगती थी इसमें। तो कोई ये बड़ी बात नहीं है। ये धीरे-धीरे 2-4 बार पढ़ोगी, स्पेलिंग याद कर लेना, लिख देना, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोनाउंस करो ही, और या मतलब धीरे-धीरे याद हो जाएगा, 10 बार मैं नाम लूँगा ही तो लगभग जो मेजर चीज़ें हो तो याद ही हो जाएँगी। 6 मेजर सब स्कूल्स हैं ऑर्थोडॉक्स के, ठीक है? वो उसमें से सबसे ज़्यादा संख्या, मैंने कल बताया था आपको, ज़्यादा इसकी स्पेलिंग एन से नहीं लिखते, एम से लिखते हैं, संख्या फिलॉसफी, ठीक है? जो मेन किताबें हैं उसमें। लेकिन एन्स कहीं-कहीं एन से भी लिखा रहेगा, तो गलत दोनों नहीं है, लेकिन जो मेन लिखा जाता है वो संख्या लिखा जाता है, संख्या नहीं लिखा जाता। इंग्लिश, जबकि हिंदी में संख्या होता है। तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ फिलॉसफी वाज़ फाउंड बाय द कपिल मुनि, इसको याद रखिएगा। हू सपोज्ड टू बी हैज़, इन्होंने जो है आपका संख्या सूत्रा लिखा था, और संख्या फिलॉसफी इसको कहा जाता है, कपिल मुनि ने इसको लिखा था, कपिल ऋषि ने, ठीक है? और संख्या या संख्या जो वर्ड है इसका मतलब होता है, संख्या मतलब काउंट, काउंट करना, ठीक है? तो वह ये जो स्कूल है, ये 2 फेजेज़ में डेवलप हुआ है। एक तो ओरिजिनल संख्या व्यू और दूसरा बात न्यू संख्या व्यू। तो न्यू संख्या में व्यू में थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आया है, ठीक है? और जो वो था वो ओरिजिनल उनका अपना व्यू था, ठीक है? उसके बाद में फिर उसमें और चेंजेज़ उन्होंने किए हैं। तो ओरिजिनल व्यू को हम पहले देखते हैं। दिस व्यू कंसीडर्ड टू बी द अर्लीएस्ट संख्या फिलॉसफी डेटेड 1000 वन फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो है ये फिलॉसफी काफ़ी डेवलप हुई है। They believed that the presence of any divine agency was not necessary for creation of the universe। ठीक, अब आप देखें, यहाँ पे जब हम फिलॉसफी की बात करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको फलसफा ज़रूर याद रखना है। मतलब ये कि ये सोच क्या थी, यानी संख्या और जो मीमांसा, इन सबको अलग कौन करेगा, यही सोच कि ये नहीं कि कौन से पीरियड में थी, पीरियड वीरियड पूछता ही नहीं है, बहुत रेयर पूछता है। वो तो इसलिए क्योंकि उनको न्यू संख्या भी बताना है, इसलिए पीरियड बता रहे हैं। अदरवाइज़ ये बात इम्पोर्टेंट है, जो सेकंड लाइन है, क्या है कि द बिलीव दैट द प्रेजेंस ऑफ एनी डिवाइन एजेंसी वाज़ नॉट नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है इस पे।
कि मतलब क्या वो खुदा को मानते, ईश्वर को मानते थे? वो मानते थे कोई डिवाइन एजेंसी है जिसकी ज़रूरत है, तो ये नास्तिक कहा जाता है इसको। ये मानते ही नहीं थे गॉड को, ठीक है? गॉड के कोई फिलॉसफी को नहीं मानते थे। वो कहते थे शुरू में ओरिजिनल जो संख्या है, वो कहता था कि किसी डिवाइन एजेंसी की ज़रूरत ही नहीं है, ये यूनिवर्स बनने में, ठीक है ना? दे प्रोपाउंडेड द रैशनल एंड द साइंटिफिक व्यू ऑफ क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। उनका कहना था कि ये प्रकृति ने बनाया है इसको। दे आर्ग्यूड दैट द वर्ल्ड ओन्ड बाय द एक्जिस्टेंस ऑफ द नेचर और प्रकृति। अब देखिए, आप कई हिंदुओं को सुनते होंगे, कई लोग ऐसा ऐसा सीरीज़ में भी सुनते होंगे, प्रकृति सब करती है, प्रकृति ने ये किया, प्रकृति ने वो किया। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मानते थे और एक कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो मानते थे, वो थे पुरुष पुरुष के ऊपर इन्फ्लुएंस प्रकृति का। पुरुष मतलब मनुष्य, हम लोग, ठीक है? इस पे इन्फ्लुएंस किसका है? प्रकृति का इन्फ्लुएंस है, बस वो प्रकृति को मानते थे, ठीक है ना? एंड दिस व्यू कंसीडर्ड टू बी द मेटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी। इसको मेटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। यानी ये किसी गॉड को नहीं मान रहा है, ये बोल रहा है प्रकृति सब कुछ कर रही है, मतलब स्वतः सब कुछ हो रहा है, अपने आप ही सब कुछ हो रहा है। ऐसी चीज़ें मतलब की जाती है, जैसे बिग बैंग हुआ, अपने आप सब क्रिएट हो गया। इस तरह की बात ये जो है कहते थे, और ये गॉड की एक्जिस्टेंस को, कि क्रिएशन के लिए गॉड की ज़रूरत है या गॉड है भी, इसको डिनाई करते थे। दूसरा न्यू संख्या व्यू आया, वो क्या कहता है? दिस व्यू इमर्ज्ड न्यूअर एलिमेंट। इसमें न्यूअर एलिमेंट आए जो कि ओल्डर संख्या के साथ 4th सेंचुरी एडी के अंदर मर्ज हुए हैं। दे आर्ग्यू अलोंग द एलिमेंट ऑफ नेचर, यानी नेचर के साथ पुरुष, पुरुष की बात की, पुरुषा और स्पिरिट वाज नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ ए यूनिवर्स। उन्होंने कहा सिर्फ प्रकृति की नहीं कर सकती थी, इसमें स्पिरिट और पुरुषा की भी, इंसान की भी, यानी पुरुष मतलब स्पिरिट, वहाँ पे पुरुष मतलब इंसान नहीं है, स्पिरिट है, उसकी आत्मा है, उसकी भी ज़रूरत थी किसको? यूनिवर्स को क्रिएट करने में। द प्रोपाउंडेड द स्पिरिचुअल व्यू, ठीक है? स्पिरिचुअल व्यू ऑफ द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब कोई स्पिरिट थी जिसकी मदद से प्रकृति ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया। दे आर्ग्यूड दैट द कमिंग टुगेदर ऑफ द नेचर एंड द स्पिरिचुअल एलिमेंट क्रिएटेड द वर्ल्ड। वर्ल्ड को किसने क्रिएट किया है? पुरुष और प्रकृति ने मिलकर, ठीक है? दिस पुरुष मतलब स्पिरिट, ठीक है? दिस व्यू इज कंसीडर्ड टू बी द बिलोंगिंग ऑफ द मोर स्पिरिचुअल स्कूल ऑफ फिलॉसफी। और ये व्यू काफी लोग बिलीव करते हैं कि कोई स्पिरिट थी, कोई था जो जिसने बनाया, जैसे ब्रह्मा है या कोई स्पिरिट है जिसने इस प्रकृति को बनाया है। तो मतलब ये प्रकृति अपने आप ही नहीं बन गई है संख्या का, लेकिन कहना मतलब बाद में जो फिलॉसफी आई, नई फिलॉसफी आई, उसके अंदर उन्होंने पुरुष और प्रकृति दोनों को ले लिया, ठीक है? कि मतलब पुरुष मतलब इंसान समझ लो, या जो जिससे हम लोग सब निकले हैं, एक स्पिरिट मान लो, एक यूनिवर्सल स्पिरिट की बात कर रहे हैं जिससे सारी स्पिरिट बनी है, ठीक है? एक ऐसी स्पिरिट थी जिसने सब यूनिवर्स को क्रिएट किया है, और प्रकृति थी। तो 2 चीज़ें प्रकृति, अच्छा कहीं-कहीं ये प्रकृति को उस फॉर्म में भी दिखाते हैं, लेडी के फॉर्म में दिखाते हैं, और पुरुष को जो है वो क्या नाम है, उसके फॉर्म में, मेल के फॉर्म में भी दिखाते हैं। इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन करते हैं। तो ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये नहीं है, फ़िलॉसफ़ा ये है कि एक प्रकृति और पुरुष जो है इन्होंने मिलकर क्रिएशन किया है, और गॉड कोई डिवाइन ऐसी एंटिटी को ये लास्ट में भी डिनाई करते हैं कि जैसे कोई बहुत स्पिरिचुअल मतलब कोई डिवाइन एंटिटी थी जिसने बनाया है, इसको ये डिनाई करते हैं। बोथ द स्कूल आर्ग्यूड दैट द सैल्वेशन कुड बी अटेन्ड थ्रू द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। अब इसमें एक चीज़ है, ये कहते हैं कि भाई देखिए भैया, अगर आपको नॉलेज अटेंड करनी है, अगर आपको मतलब सैल्वेशन अटेंड करना है, तो आपको नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज के आप सैल्वेशन अटेंड नहीं कर सकते। लैक ऑफ नॉलेज इज सपोज टू बी द रूट कॉज फॉर द मिजरी ऑफ मैन। और इसमें कहा जाता है कि नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा क्या करेंगे? मिजरी का शिकार रहेंगे, आपको परेशानियां सारी जो भी हैं वो बिकॉज आपके पास नॉलेज नहीं है, इस वजह से है। दिस स्कूल बिलीव इन द ड्युअलिज्म। ये द्वैतवाद कहा जाता है इसको। द्वैतवाद का मतलब क्या हो जाता है कि ड्युअल, यानी सोल और मैटर, 2 चीज़ों को लेकर ये बात कर रहे हैं ना। द सोल एंड द मैटर आर सेपरेट एंटिटी। सोल और मैटर को अलग-अलग एंटिटी में देखते हैं। जैसे प्रकृति और पुरुष की बात की ना, तो द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द रियल नॉलेज, और दे कैन एक्वायर थ्रू द 3 मेन कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे ये 3 मेन कॉन्सेप्ट देते हैं कि हम नॉलेज कैसे एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि कह रहे हैं नॉलेज चाहिए, तो नॉलेज कैसे एक्वायर कर सकते हैं, ये यहाँ पे ये बात करते हैं। तो संख्या फिलॉसफी के बारे में नॉलेज एक्वायर करने के लिए ये परसेप्शन, ठीक है? प्रत्यक्ष, जैसे कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत क्या है? प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने जो दिख रहा है, तो परसेप्शन जो आता है, प्रत्यक्ष की बात करते हैं जो सामने है, जिसको परसेप्शन है, जो आप देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, ये है आपका। दूसरा होता है अनुमान लगाना, इन्फ्रेंस लगाना, जो आपके सामने है उसी के बेसिस पे आप अनुमान कोई चीज़ लगाते हैं। उसके अलावा हियरिंग, शब्दा, शब्दा मतलब जो आप सुनते हैं,
तो ये 3 चीज़ों को लेकर नॉलेज का सोर्स बताते हैं। ऐसे ही अभी ये बढ़ाते चले जाएँगे, अलग-अलग उसमें फिलॉसफी में नॉलेज का सोर्स बदलता चला जाएगा। मतलब कुछ रहेंगे, प्रत्यक्ष रहेगा, अनुमान भी रहेगा, शब्द भी रहेगा, लेकिन थोड़ा-थोड़ा और चीज़ इसमें ऐड होती चली जाएँगी। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि परसेप्शन, इन्फ्रेंस और हियरिंग, ये 3 चीज़ें हैं जो नॉलेज का सोर्स है। आप कोई चीज़ सामने देखते हैं, आप अनुमान लगाते हैं कि ये ऐसा है, आप सुनते हैं कोई चीज़, जिसे समझने की कोशिश करते हैं, तो ये रियल नॉलेज है और इससे आप जाके यानी हम कुछ चीज़ सामने देख रहे हैं, ये यूनिवर्स कैसा है, ये सामने देख रहे हैं। हमने कुछ इंटरप्रेट किया कि कैसे बना ये, क्या हुआ इसमें? कुछ चीज़ें हमने सुनी, कुछ समझी, कुछ श्रुतियाँ, कुछ चीज़ें, तो उससे हमें कुछ लोगों से ज्ञान प्राप्त किया, इस मतलब लोगों से समझा, समझने की कोशिश की, शब्दा मतलब सुनने सुनने के बाद समझने की कोशिश की। चाहे वो रिवीलिंग्स के फॉर्म में, वेदास के फॉर्म में हो या वैसे भी हमने सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि यूनिवर्स कैसे बना है। तो ये 3 जो है आपका बोलते हैं ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, कॉन्सेप्ट ये तीनों से आता है। रियल नॉलेज इन्हीं से मिलता है, यानी कि जो आपके सामने हो या जो आपने अनुमान लगाया हो या जो आपने सुना हो, उसी को सोर्स ऑफ नॉलेज, रियल नॉलेज कहते हैं, ट्रू नॉलेज कहते हैं। नहीं तो बाकी सब जो भी है, वो जो आप मतलब बिना देखे अनुमान लगा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अपनी ख़याली पुलाव जो पका रहे हो, दैट इज़ नॉट, वो उसको यानी लॉजिकल उस पे जा रहे हैं, ये वो उसको नॉलेज नहीं मानते, वो बोलते हैं ये बकवास है। जैसे आपने ये बना दिया ना कि ये देखिए लॉजिकल तो है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लॉजिकल बात ये है कि वो कम से कम जो सामने देख रहा है या जो इन्फ्रेंस लगा रहे हैं या जो मतलब उसके बाद में ऑब्जर्वेशन करने के बाद इन्फ्रेंस निकाला गया है या जो सुना गया है या कहा गया है या जो किसी ने मतलब नॉलेज दी है, बताया है। बहुत बार होता है ना, हमें नहीं पता होता, हम पूछते हैं, तो वो भी एक नॉलेज का सोर्स हो जाता है कि हाँ, किसी ऐसे इंसान ने बनाया जो सच बताया है, जो सच बोलता है, सही नॉलेज देता है, तो उसने बताया तो ठीक है, उसको ये सोर्स ऑफ नॉलेज बताया जा सकता है। किसी ने सुना है, कहीं से इन्फ्रेंस निकाला है ऑब्जर्वेशन करके या कहीं सामने देखा है, इसी को आप सही मानेंगे। अब इस ये क्यों रेलेवेंट मैं बोल रहा हूँ, रेलेवेंट इसलिए बोल रहा हूँ उस समय के हिसाब से कि अंधभक्ति इससे नहीं होती। कम से कम जो आपको बोल दिया ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप अपना दिमाग नहीं लगाते। आप सोचते हो कि अच्छा ऐसा है, मतलब आप ये सोच रखते हो अच्छा, आपने कोई लॉजिक नहीं सोचा। किसी ने बोला कि अपने तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं हो रहे, तो ऐसा करो कि इस उसको लाओ और ऐसे बलि दे दो, आपके यहाँ बच्चे हो जाएँगे। तो आप ये नहीं सोच पा रहे हैं कि भैया सामने आपको दिख रहा है कि बच्चे ऐसे हो सकते हैं, कोई इसका मतलब रीज़न है, क्यों हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा कहीं हुआ है, तो आप उसके बारे में कुछ सोच नहीं रहे। तो इससे अंधभक्ति, रिचुअल्स वगैरह पे और अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है अगर इसके खिलाफ जाते हैं आप तो। तो ये इसके रिएक्शन में है ये एक्चुअली। दिस स्कूल हैज़ बीन फेमस फॉर देयर साइंटिफिक सिस्टम ऑफ इंक्वायरी। ये साइंटिफिक तरीके से इंक्वायरी करते थे, सामने देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, और उसके बाद में फिर बातें करते थे उस बारे में, फिर एक इंटरप्रिटेशन निकालते थे। द फाइनल फिलॉसफी आर्ग्यूड दैट द प्रकृति एंड पुरुष आर द बेसिस ऑफ रियलिटी एंड दैट आर एब्सोल्यूट एंड इंडिपेंडेंट। एज पुरुषा इट इज क्लोजर टू द एट्रीब्यूट ऑफ मेल। पुरुष जो है वो मेल एट्रीब्यूट के रिलेटेड है, और ये बोलते हैं पुरुष और प्रकृति, ये दो वर्ड जो बार बार यूज होते हैं, ये संख्या फिलोसफी में यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि पुरुष और प्रकृति जो है वो कॉमनली यूज होता है कौन सी फलसफा में, तो ध्यान रखिएगा संख्या फलसफा में यूज होता है। पुरुष जो है वो मेल एट्रीब्यूट को दिखाता है, इट इज एसोसिएटेड विद द कंसेंसस। ये किससे रिलेट हो रहा है, कंसेंसस, एंड कैन नॉट बी चेंज और अल्टर। कन्वर्सली प्रकृति जो है वो कंसिस्ट करती है थ्री मेजर एट्रीब्यूट्स, थॉट, मूवमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दीज एट्रीब्यूट्स मेक इट क्लोजर टू द आपका फिजियोनॉमी ऑफ वुमेन, यानी आप फिजियोनॉमी ऑफ वुमेन। तो आप मैंने आपको बताया ना कि कहीं कहीं ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने सिंपल भाषा में आपको बताया कि जिस तरह से ये एट्रीब्यूट की बात करते हैं, मूवमेंट की, ट्रांसफॉर्मेशन की और चीज़ों की, तो औरतों के अंदर जो है वो चपलता और वो होती है, मतलब थोड़ा-सा चंचल स्वभाव होता है, तो ये चंचल स्वभाव प्रकृति का दिखाती है, जिसको मतलब जो आप और जगहों पे पढ़ोगे इस तरह की चीज़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रकृति को इन्होंने एज़ अ वुमेन दिखाया है और पुरुष को एज़ अ मेल एट्रीब्यूट के तौर पे दिखाया है, स्पिरिट को, और इस तरीके से इन्होंने पुरुष और प्रकृति के मिलन से ये पूरा संसार बना है। इस तरह की भी फ़लसफ़ा जो है, ये लोग बनाते हैं। तो ये लॉजिकली जो देख रहे हैं, इनका कहना ये है कि भई जैसे जैसे आज पुरुष और मेल और फीमेल के मिलने से संसार का क्रिएशन है, संसार चल रहा है। उसी तरह का कुछ हायर स्पिरिट, हायर जो है प्रकृति थी और हायर पुरुष यानी स्पिरिट था, जिसकी मदद से जो है ये पूरा संसार बना है। तो ये जो चीज़ देखी इन्होंने, उस तरह की बातें इन्होंने करनी शुरू की। तो ये संख्या फिलॉसफी है जिसमें मैंने आपको बताया। संख्या फ़लसफ़ा जो है वो क्या बात करता है, मैंने बताया कपिल मुनि, इसमें कुछ-कुछ मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है। कपिल मुनि का ये नाम याद रखना है। पहले ओल्ड ओल्ड जो व्यू था उसके अंदर
डिवाइन एजेंसी को नेसेसरी नहीं माना गया है। साइंटिफिक व्यू के तौर पे इसको देखा गया है और प्रकृति को मेन माना गया है। नया जो आया उसमें पुरुष और प्रकृति को ऐड किया गया, यानी पुरुष को ऐड किया गया, प्रकृति तो थी ही। पुरुष मतलब स्पिरिट को ऐड किया गया। स्पिरिचुअल व्यू आ गया है और उसके बाद में नॉलेज के लिए बोलते हैं कि नॉलेज जो है वो रियल नॉलेज वो 3 चीज़ों से आप देखें एक्वायर की जा सकती हैं। 3 मेन कॉन्सेप्ट हैं नॉलेज को एक्वायर करने के, परसेप्शन, इन्फ्रेंस एंड हियरिंग, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड शब्द। ये आप कहेंगे। उसके अलावा जो है आप बताएँगे कि जो पुरुष है उसके अंदर मेल एट्रीब्यूट्स हैं और जो प्रकृति है उसके अंदर फीमेल एट्रीब्यूट्स हैं। ये अगर आप ये इतना इतना लिख देते हैं, आप बेटर मार्क्स मिलेगा आपको संख्या फ़लसफ़ा के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा संख्या फ़लसफ़ा, फ़िलॉसफ़ी, ठीक है? समझ में आया? जी। अब दूसरा आता है योगा। योगा जो है, योगा स्कूल लिटरली मीन्स यूनियन ऑफ 2 मेजर एंटिटीज़, ठीक है? 2 मेजर एंटिटीज़ का इसमें यूनियन होता है, ठीक है? यूनियन ऑफ 2 मेजर एंटिटीज़, ठीक है? They argued that the human being can achieve salvation by combining meditation and the physical application of yogic technique. It is argued that this technique lead to the release of the Purusha from Prakriti, okay, and would eventually lead to the salvation. This origin of yoga and the school has been जो है expounded in the योगा सूत्रा ऑफ पतंजलि। पतंजलि ने योगा को बड़ा वो किया कि इससे हम मेडिटेशन करके, योगा करके हम अपने आप को प्रकृति से मुक्ति दे सकते हैं। हम जो है मतलब पुरुष को जो है प्रकृति, यानी अब पुरुष का कंसंट्रेशन है यहाँ पे कि कौन योगा करेगा? पुरुष करेगा। और हम कहाँ बंधे हुए हैं? प्रकृति के चारों तरफ प्रकृति से बंधे हुए हैं, ठीक है ना? तो हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। तो हम क्या करें? हम जो है ये अपने आप को अलग कर लें, मोक्ष पा लें, तो हम लोग सारे जन्म मरण मरण के बंधन से मुक्त हो जाएँ। तो ये करने के लिए हम योगा से ये कर सकते हैं। उसमें उन्होंने योगा के बारे में बात की, योजिक पोज़ीशन की, मतलब आप एकदम खो जाएँ, उसमें सैल्वेशन में चले जाएँ। इस तरह की चीज़ जो है इन्होंने योगा से करने की कोशिश की। पतंजलि इसके प्रोपाउंडर हैं। द फिजिकल एस्पेक्ट of the school deal primarily with the exercise in a various posture and that is called आसन। तो इसमें पहली एक्सरसाइज करते हैं, आपको पता है योगा में एक्सरसाइज होती है, अलग-अलग आसन होते हैं इसमें। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ ब्रीथिंग एक्सरसाइज जिसको प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम में क्या होता है? कुछ मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। ब्रीदिंग करके एक्सरसाइज करते हैं। कुछ जो है आसन, जैसे मैं बैठा, ये योगी साहब जो बैठे हुए हैं, ये योगी इसको वही कहते हैं, योगी पोस्चर ही कहते हैं, जो इस तरह से बैठता है जब। तो इस तरह की पोस्चर में अक्सर जो है आपने बैठे हुए लोगों को देखा होगा। तो ये सोचते हैं कि इस तरह की जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, जो आसन हैं, जो करके हम कनेक्ट हो सकते हैं ईश्वर से और मुक्ति, फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और आप देखेंगे मेडिटेशन में आदमी बैठा होता है एकदम, ये कई जगहों पे आपने लॉजिक देखा होगा कि ये आँख बंद करके, और आपने देखा होगा शिव का भी देखा होगा, जहाँ भी ये बनाते हैं वो योगी मुद्रा में ही बनाते हैं और ये दिखाते हैं कि वो योगी मुद्रा में बैठे हुए और एकदम खोए हुए हैं एकदम। यानी वहाँ होकर भी वहाँ इंसान नहीं है, अपना एकदम मेडिटेशन में कहीं और घूम रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह से मतलब इसको कहा जाता है कि ये मुक्ति पाने का एक बहुत ज़रूरी सोर्स है। और इसमें आपने देखा भी होगा कि आपने आपने अगर सुना हो किसी को या जानते हो, आपने ये देखा होगा कि मेडिटेशन, जिसको जिसको पता है कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, तो मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? आप अपने थॉट्स को बाहर निकालते हैं। आप किसी तरह की थॉट को अपने दिमाग में नहीं लेकर आते। आप सोचते हो कि थॉट्स को रिजेक्ट करने का मतलब प्रोसेस है। आप आँख बंद करके बैठ जाते हो अकेले और आप हर थॉट को रिजेक्ट करते हो। आप सोचते हो कोई थॉट आए ही ना, एकदम ज़ीरो की तरफ जाने की कोशिश करते हो। यही तो होता है मेडिटेशन में। जानते हो ना ये बात? हुँ? पत हाँ, क्योंकि क्या होता है कि ओवरथिंकिंग जो होती है ना, ओवरथिंकिंग आपको परेशान करती है। हमेशा ये सोचना, वो सोचना, वो सोचना, तो वो सोचते हैं कि कुछ देर के लिए दिमाग शांत हो जाए, कुछ ना सोचें, कुछ भी नहीं, ज़ीरो। तो शून्य की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि मतलब कोई भी थॉट आ रहा है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये करना है, वो करना है, इनसे बात करनी है, उनसे बात करनी, कुछ नहीं। ये काम करना है, ये एग्ज़ाम है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस आप शांति से ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं, दिमाग में कोई सोच नहीं लाना है। ये होता है एक्चुअल में मेडिटेशन का मेन जो अचीव करना चाहते हैं लोग। तो मीन्स ऑफ अचीविंग फ्रीडम, फ्रीडम को कैसे अचीव किया जा सकता है योगा के अकॉर्डिंग? तो वो बोलता है कि इसमें यमा, नियामा, ठीक है? और प्रत्याहारा, उसके अलावा प्रत्याहारा, उसके अलावा धरना, ठीक है? और ध्याना, उसके अलावा समाधि। ये कुछ इसने जो है
6 पॉइंट दिए हुए हैं अचीव करने के लिए फ्रीडम, किसमें? योगा के थ्रू। फ्रीडम मतलब मोक्ष, मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए। तो क्या-क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया यमा, ठीक है? यमा मतलब प्रैक्टिसिंग सेल्फ कंट्रोल। सबसे पहले क्या करना है? सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस करनी है। न्यामा मतलब नियम, कानून, रूल जो गवर्नमेंट के हैं, उसको अपनी लाइफ में उतारना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है? उसके अलावा आपका प्रत्याहारा, इसमें क्या करना है? चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आपको चूज करना है, मतलब क्या करना है, उसको ऑब्जेक्ट को आपको फिक्स करना है अपने माइंड में कि व्हाट यू हैव टू डू। उसके बाद में फिर इसमें धरना, धरना में क्या है? फिक्स करना है द माइंड अपने ओवर द चूजन ऑब्जेक्ट। अब अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है कि मुझे क्या करना है, क्या चीज़ करनी है, उस पे ध्यान लगाना है। कंसंट्रेटिंग ऑन द अबव मेंशन चूजन ऑब्जेक्ट। अब आपको कंसंट्रेट करना है कि मतलब फिक्स कर लिया, आपने चूज़ किया कि भाई मुझे आईएएस बनना है, ठीक है? मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर आपने उसको फिक्स कर लिया अपने दिमाग में कि भाई मुझे तो आईएएस करना ही करना है, ठीक है? फिर आपने उस कॉन्संट्रेट करना शुरू किया, उस चूज़न ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्संट्रेट किया, ठीक है ना? तो इसको कंसंट्रेटिंग उसके बाद करते हैं, इसको बोलते हैं ध्यान लगाना कि मतलब कैसे करना है, क्या है ऑब्जेक्ट, पूरा मतलब उस पे पूरी तरह लग गए, ठीक है? और उसके अलावा समाधि है, इट इज़ मर्जिंग ऑफ द माइंड एंड द ऑब्जेक्ट एंड दैट लीड टू द फाइनल डिसोल्यूशन ऑफ द सेल्फ। तो यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके साथ आप एकदम आपने समाधि ले ली। ये मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि आप भूल गए सब कुछ, आप उसी के पीछे लग गए। अब आप हर वक़्त उसके ध्यान में मग्न हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज़ कर बस उसके बारे में सोच रहे हैं। उसी चीज़ में लगे हुए हैं, यानी आपने चूज़ किया है, यानी कि रैंडम थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे योगा का मतलब क्या है कि आपका इसमें ध्यान बढ़ाने का ये है कि आपको रैंडम नहीं थॉट्स सोच रहे हैं आप, कुछ भी आ रहा है दिमाग में सोच रहे हैं। आप एक ऑब्जेक्टिव तरीके होकर जो चूज़ किया आपने उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर फिक्स किया और उसके ऊपर कंसंट्रेट किया और उसको आप पूरी तरह से उससे मिल गए। ठीक है? मर्जिंग ऑफ द माइंड, माइंड को क्या किया विद द ऑब्जेक्ट, एकदम पूरी तरह से उसके ऊपर वो कर दिया। इस टेक्निक को बहुत लोग फॉलो भी करते हैं कि सबसे पहले बैठ जाते हैं, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल, यमा की बात करते हैं कि सेल्फ कंट्रोल मतलब मुझे अपने जो करना है वो मुझे खुद करना है, मुझे सारे थॉट्स फालतू के रिजेक्ट करने हैं, ठीक है? ये मेन इस तरह से होता है। योगा सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आसन करने बैठ जाए आदमी, सोचता है वो, ठीक है? उसके अलावा ऑब्ज़र्व करता है कि भई मैं कोई इल्लीगल काम तो नहीं कर रहा हूँ, वो ठीक है, वो समझ में आ गया कि भई मैं लीगल सही रास्ते पे हूँ। उसके बाद फिर वो सही ऑब्जेक्ट चूज़ करता है, सही ऑब्जेक्ट चूज़ करने के बाद फिक्स करता है माइंड को कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद उस पे कॉन्संट्रेट करता है, उस ऑब्जेक्ट पे काम करना शुरू करता है और फिर उसको अपने आप को उसमें डिवोट कर देता है। ये मतलब इनका मेन जो है फ़लसफ़ा है। मैंने एक बहुत आसान वर्ड्स में समझाने की कोशिश की है। Yoga school favors these techniques as a help human to control their mind। ये जो है बेसिकली अपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर अपने दिमाग को, बॉडी को, सेंसरी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने की बात करता है। तो ये भी इसकी भी एक अपना रोल है। ये कंसंट्रेशन पे बहुत फोकस करता है, एक चीज़ पे टारगेट करने पे बहुत फोकस करता है। दिस प्रोपाउंड दैट दिस एक्सरसाइज कैन हेल्प इन वन बिलीव इन द एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड एज अ गाइड। और इसमें लेकिन यहाँ पे एक बात ये समझिए कि गॉड को यहाँ माना जाता है कि गॉड एज अ गाइड, मेंटर और टीचर के तौर पे उसको बिलीव किया जाता है। उसके बाद दे वुड संख्या में, और इसमें फ़र्क ये भी है, मतलब वैसे तो बहुत सारे फ़र्क हैं लेकिन एक फ़र्क ये भी है कि इसमें गॉड के एक्जिस्टेंस को बिलीव किया जाता है। दे वुड हेल्प the individual to move away from worldly matters and achieve the concentration required to get salvation। तो इनका मेन ये है कि जैसे अगर आपकी मोक्ष आपका टारगेट है, तो मोक्ष पाने के लिए आपको वर्ल्डली डिज़ायर को अपने छोड़ना होगा, वर्ल्डली डिज़ायर से दूर होना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत एस्थेटिक तरीके से योगा, तपस्या ये सब करनी होगी, ये लोग इसी में रखते हैं। और अपने आप को कंसंट्रेट करना होगा टुवर्ड्स द सॉल्वेशन कि हमें मतलब सोचना होगा हर वक़्त सॉल्वेशन के बारे में और एक वर्ल्डली प्लेज़र को आपको छोड़ना होगा। अच्छा, वर्ल्डली प्लेज़र से ही दुनिया भर के पाप होते, तो वो उसको छोड़ने की बात कर रहे थे, इसका मतलब पापों से बच जाओगे, है ना? उसके बाद में फिर आपका आता है, यानी यहाँ पे मेनली जो मैंने आपको बताया वो 6 याद कर लीजिएगा। अभी आता है न्याय स्कूल। न्याय स्कूल जो है एज़ अ नेम ऑफ द स्कूल सजेस्ट, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, दे बिलीव इन द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत हद तक ये करीब भी था योगा के और संख्या के भी थोड़ा बहुत करीब है। बस इसमें क्या होता है ना कि उसमें योगा की बात करते हैं, इसमें मतलब लॉजिकल थिंकिंग पे बात हो रही है, ठीक है? तो लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर न्याया का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है? तो दे बिलीव इन द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, न्याय करना, ठीक है? अचीविंग साल्वेशन, दे कंसीडर द लाइफ, डेथ एंड साल्वेशन टू बी लाइक
mysteries that can be solved through the logical and analytical thinking। इनका कहना यह है कि भाई ये जो है ना ये मिस्ट्री है, लाइफ है, डेथ है, साल्वेशन है, ये एक मिस्ट्री है। इस मिस्ट्री को हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका इन्होंने बताया कि कैसे सॉल्व करेंगे इस मिस्ट्री को, तो उन्होंने कहा कि ये सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉजिक यूज कर सकते हो, एनालिटिकल थिंकिंग यूज कर सकते हैं। दिस स्कूल ऑफ थॉट वाज सपोज्ड टू बी फाउंडेड बाय द गौतम। ऋषि गौतम ने इसको फाइंड किया और इसका इन्होंने न्याय सूत्र लिखा। न्याय सूत्र के अंदर लॉजिकल थिंकिंग की बात की गई है। दिस द स्कूल आर्ग्यूड दैट बाय यूजिंग लॉजिकल टूल लाइक इन्फ्रेंस, हियरिंग, एनालॉजी। एनालॉजी यहाँ देखिए, एनालॉजी की बात कर रहा है, लॉजिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। इस इन्फ्रेंस, आप किसी चीज को देखते हैं और उसके बाद इन्फ्रेंस निकालते हैं उससे कि ये क्या है इसके, क्योंकि जो दिख रहा होता है जरूरी नहीं है कि वैसा हो। आप जो सुनते हैं, आप इन सेंसरी ऑर्गन्स को यूज करते हैं, उसके बाद आप एक एनालॉजी स्टेब्लिश करते हैं। एनालॉजी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। लॉजिक होता है कि जैसे 1 के बाद 2 आता है तो 2 के बाद क्या आएगा, ऐसे लॉजिक जो होता है, या एनालॉजी में आप कहते हैं ना गाय का बछड़ा है तो माँ का क्या होगा, बेटा होगा। इस तरह की एनालॉजी स्टेब्लिश करने की कोशिश की, मतलब अगर ऐसा है तो ये है, तो दूसरा ऐसा है तो क्या होगा। तो अ ह्यूमन बीइंग कुड वेरीफाई द, यानी कि आप लॉजिक देख रहे हैं ना, आप रीजनिंग वाले में लॉजिक देखते थे, वही लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करना है आपको। अ ह्यूमन बीइंग कुड वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द प्रपोजिशन और स्टेटमेंट। वो वेरीफाई कर सकता है कि ये बात सच है नहीं है, लॉजिक अप्लाई करके, एनालॉजी अप्लाई करके, इन्फ्रेंस अप्लाई करके। इट बिलीव दैट द गॉड not only create the universe but also sustain and destroy it, and this philosophy constantly stress the systematic reasoning and thinking। इनका यह है कि ये बिलीव करते हैं कि गॉड ने नॉट ओनली क्रिएट द यूनिवर्स, गॉड ने सिर्फ यूनिवर्स को क्रिएट नहीं किया, वो सस्टेन भी करता है और इसको डिस्ट्रॉय भी करने वाला गॉड ही है। उनका कहना यह है, और ये वो बोलते हैं कि आप इन्फ्रेंस निकालोगे जब आप हियरिंग अपनी सुनोगे, और जब आप एनालॉजी लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं बन जाती है। देयर इज सम सिस्टमैटिक, देयर इज समवन गॉड। जैसे वो यूनिवर्सल गॉड की, कैपिटल गॉड जी वाले गॉड की बात करते हैं, योगा वाले जो है वो स्मॉल जी वाले गॉड की बात करते हैं, मतलब देवताओं की बात करते हैं। यहाँ पे कैपिटल गॉड वाले गॉड की बात है, यानी जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है उसकी बात है कि वो यूनिवर्स को बनाता है, सिर्फ उसने क्रिएट नहीं किया है, वो उसको सस्टेन भी करता है और उसको डिस्ट्रॉय भी वही करेगा। तो ये लॉजिकल थिंकिंग जब आप लगाओगे, जब आप सही से समझोगे और एनालॉजी लगाओगे, तो आपको ये बात अपने आप समझ में आ जाएगी कि कोई ना कोई डिस्ट्रॉयर इसका है, कोई ना कोई इसका क्रिएटर है, कोई ना कोई इसका सस्टेनर है। बिकॉज अगर कोई सस्टेनर नहीं होगा, क्रिएटर नहीं होगा, तो सिस्टमैटिक चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। क्योंकि आप लोग अगर साइंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आता है यूनिवर्स जो है वो एंट्रोपी की तरफ जा रहा है, एंट्रोपी बढ़ रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि एंट्रोपी बढ़ रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस का बढ़ना, यानी ऑर्डर में कोई चीज़ बनाई गई और जब वो डिसऑर्डर होने लगती है तो उसको बोलते हैं एंट्रोपी का बढ़ना, या क्या नाम है, डिसऑर्डर का बढ़ना। तो ये डिसऑर्डर अब बढ़ रहा है वर्ल्ड में, ठीक है, यानी ऑर्डर में कोई चीज़ बनाई गई होगी और ऑर्डर में किसी चीज़ को लाने के लिए अपने आप नहीं आ जाती, ऑर्डर में चीज़ें लगाई जाती हैं, फिर अपने आप रैंडम डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यानी आप कहीं ऑर्डर में किसी ने लगाई है, फिर ये डिसऑर्डर हो रहा है। इस तरह की जो फ़लसफ़ा है, वो न्याय फ़लसफ़ा के अंदर है, जहाँ पे ये लॉजिकल और बैलेंस की बात करते हैं। विशेषिका स्कूल है। विशेषिका स्कूल ऑफ जो है बिलीव करता है, ये जो बताया फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव फिलॉसफी दैट गवर्न द यूनिवर्स। उसके बारे में बात करता है जो यूनिवर्स को गवर्न करने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जो चीज़ें हैं उनको करता है, मतलब फिजिकलिटी ऑफ द यूनिवर्स की बात करता है। इसमें वही जो आपने सुना हुआ है ना, 5 एलिमेंट से पूरा यूनिवर्स बना है, हम लोग बने हैं, आग, अग्नि और क्या नाम है, वायु और वाटर और अर्थ और आकाश, वो सुना है ना? तो इन सब से जो है हमें हमारा पूरी बॉडी बनी है, उसी वाली बात यहाँ से आई है। वो कन्नड़ा जो हम लोग बोलते हैं ना, 5 तत्वों से ये शरीर बना है, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और क्या नाम है आपका नीर, मतलब जो आपका पानी है, ठीक है ना? तो ये सारी जो चीज़ें बताते हैं, 5 एलिमेंट्स बताते हैं, वो यहीं से लिया गया है। कन्नड़ा हू रोट the text governing the Vaisheshika philosophy often consider the founder of the school and argue that everything in the universe has created of the 5 main elements: fire, आग, air, हवा, water, ठीक है, पानी, अर्थ और ईथर। ईथर मतलब स्काई, ठीक है ना? तो इससे बना है। These material element are called
आपका द्रव्य, ये द्रव्य से मिलकर यानी मैटेरियलिस्टिक जो चीज़ें मैटर वाली जो चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है द्रव्य कहलाता है, वो हिंदी में भी द्रव्य कहते हैं उसको और इंग्लिश में उसको मैटर कहते हैं। तो ये जो मटेरियल वाली चीज़ें हैं, वो सिर्फ़ द्रव्य से बनी हैं। दे ऑल्सो आर्ग्यू द रियलिटी हैज़ मैनी कैटेगरीज़, रियलिटी की बहुत सारी कैटेगरीज़ हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्शन, एट्रिब्यूट, जेनस, ठीक है? इनहेरिटेंस, सब्सटेंस एंड डिस्टिंक्ट क्वालिटी, बहुत सारी कैटेगरीज़ हो सकती हैं रियलिटी की, बहुत तरीके से हम रियलिटी को देख सकते हैं, किसी के एक्शन में दिखता है, किसी के एट्रीब्यूट्स में दिखता है, किसी के जीनस में दिखता है, किसी के इनहेरिटेंस में दिखता है, यानी फिज़िकली डिस्टिंक्ट क्वालिटीज़ में हम देख सकते हैं। तो यानी उनका कहना ये है कि जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स को बहुत तरीके से देखा जा सकता है। दिस स्कूल इज़ वेरी साइंटिफिक दिस स्कूल हैज़ अ वेरी साइंटिफिक अप्रोच, इसका अप्रोच ये एटॉमिक थ्योरी पे बिलीव करता है। ये एटॉमिक थ्योरी डेवलप की है, इसने एटम वाली थ्योरी की बारे में बात की है। मटेरियल बोलता है कि ये सारी चीज़ें एक सूक्ष्म पार्टिकल से मिलकर बनी हैं, एटम अणु से मिलकर बनी हैं। दे एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ दिस यूनिवर्स बाय आर्ग्यूइंग दैट द एटम एंड द मॉलिक्यूल कंबाइन टू मेक मैटर। एनिमल वो एलिमेंट जो एटम है, एटम आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिससे मैटर बनता है, व्हिच इज़ अ बेसिस फॉर एवरीथिंग एंड कैन बी फिजिकली टच और सीन। यानी वो मैटर की बारे में बात कर रहे हैं कि जो कि फिजिकली हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, वो छोटे-छोटे एटम से मिलकर बना है, एटम से मॉलिक्यूल बना है, मॉलिक्यूल से फिर वो एलिमेंट बना है, पूरा वो मतलब पूरा मैटर बना है। दिस स्कूल व आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ द फिजिक्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस स्कूल की वजह से फिजिक्स के बारे में बहुत सारी बातें शुरू हुई, क्योंकि दे कंसीडर टू बी द प्रोपाउंडर ऑफ द मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में जो मैकेनिकल प्रोसेस है, जो एटम के बारे में बात की गई है, वो इसी स्कूल ने पहले बात की है। On the subject of God, even though they argue for the scientific thinking, they believe in God and consider him as a guiding principle। तो ये साइंस की बात जरूर करते हैं, ये एटम की बात जरूर करते हैं, मॉलिक्यूल्स की बात जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी ये गॉड में बिलीव करते हैं कि इज द गाइडिंग प्रिंसिपल। वो बोलते हैं ये एग्जिस्टेंस जो मैटर का है, जो मैटर बनाने वाला तो गॉड ही है ना, जो एटम बनाने वाला गॉड है। बाकी एटम जो है वो उससे मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से मैटर बन रहा है, लेकिन बनाने वाला एटम को गॉड है, वो गॉड पे बिलीव करते हैं। दे ऑल्सो बिलीव इन द लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा गाइड दिस यूनिवर्स। उनको कहना है कि कर्म के जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर में इस यूनिवर्स को रखने के लिए आपको कर्म अपने सही करने पड़ेंगे, नहीं तो ऑर्डर जो है यूनिवर्स का डिस्टर्ब हो जाएगा। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, वी आर रिवार्डेड और पनिश अकॉर्डिंग टू आवर एक्शन। उनका कहना यह था कि हमारी जो काम है, जो हम करते हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो पूरे वर्ल्ड को, पूरे यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें उसी हिसाब से पनिश किया जाएगा या उसी हिसाब से रिवार्ड दिया जाएगा, जैसे हम लोग का आज का भी कॉन्सेप्ट है, जिस हिसाब से हम कर्म करेंगे। God decide the merit and the demerit of our action, and man is sent to the heaven or hell accordingly। और मैंने बताया कि इसी तरह से आपके एक्शन के बेसिस पे आपकी मेरिट सही है एक्शन या गलत एक्शन है, वो गॉड डिसाइड करेगा कि सही है या गलत है, और उसके हिसाब से आपको हेवन या हेल में भेजा जाएगा, स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। दे ऑल्सो बिलीव इन द साल्वेशन, बट इट वाज पैरेलल टू द क्रिएशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स, व्हिच वाज साइक्लिक प्रोसेस वाज डिसाइडेड बाय द विश ऑफ द गॉड। अब उनका यह है कि ये साइकिल चलती रहेगी या खत्म हो जाएगी, ये विश ऑफ गॉड है। गॉड इसको चाहे तो खत्म कर सकता है, चाहे तो वो कर सकता है, यानी फाइनली आपको साल्वेशन दे सकता है। साल्वेशन कब मिलेगा? ये क्रिएशन से जब आप मुक्ति मिल जाएगी, तो वो उसके ऊपर है, गॉड के ऊपर है, उनका कहना ये है। उसके अलावा लास्ट है जो मीमांसा। मीमांसा स्कूल जो है, मीमांसा स्कूल के बाद फिर वेदांता स्कूल है। मीमांसा स्कूल जो है ये वर्ड मीमांसा क्या है? लिटरली इसका मतलब होता है रीजनिंग, ठीक है? मीन्स आर्ट ऑफ रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। द स्कूल focuses on the analysis of text of Samhita or Brahmana. They are portion of Vedas, ठीक है? They are portion of Vedas. They argue on the Veda contain the eternal truth। इनका मतलब ये वेदास पे बहुत बिलीव करने वाले लोग थे और ये कहते थे वेदास जो है वो एक्चुअल में अल्टीमेट ट्रूथ है, एटर्नल ट्रूथ है, सारा कुछ सच्चाई उसमें है। दे आर द रिपोजिटरीज ऑफ ऑल नॉलेज। उसमें उनका कहना था कि वेदास में सारी नॉलेज है। इट इज़ वन ऑफ द इट इफ वन हैज टू अटेंड रिलीजियस मेरिट, अगर किसी को रिलीजियस मेरिट अटेंड करना है, एक्वायर हेवन जाना है, सैल्वेशन अचीव करना है, तो दे वुड हैव टू फुलफिल द ड्यूटीज विच वर प्रिस्क्राइब बाय द वेदास। उनको वो ड्यूटीज करनी पड़ेंगी जो वेदा में लिखा हुआ है। द टेक्स्ट दैट डिस्क्राइब द मीमांसा फिलॉसफी इन डिटेल इज नोन एज सूत्रा ऑफ जेमिनी। जेमिनी ऋषि इसके सूत्रधार हैं। 3rd सेंचुरी बीसी के अंदर इन्होंने इसको कंपोज किया था। उनका मेन यही था कि भाई जो जो मतलब वेदास हैं उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। वो सारी ड्यूटीज़ अगर वेदास की आप फुलफ़िल करेंगे तभी आप वो पा सकते हैं, क्योंकि गॉड की तरफ से आया हुआ है। आप जो है अगर गॉड की बात को ही नहीं मानेंगे तो फिर आप कैसे साल्वेशन अचीव कर सकते हैं। दे आर्ग्यूड दैट द साल्वेशन, इनके अपोनेंट भी रहे हैं साबर स्वामी और उसके अलावा कमरीला
भट्टा ये लोग इसके इनके अगेंस्ट भी रहे हैं। They argue that salvation is possible through the performing rituals, but it is also necessary to understand the justification and the reasoning behind the Vedic rituals. It was necessary to understand this reasoning if one wanted to perform the ritual perfectly, which will allow them to attain salvation. One's action was responsible for their merit, ठीक है, as long as their meritorious action lasted, but they would not be free of the cycle of life and birth. Once they achieve salvation, they would be able to break free from the unending cycle. ठीक है, the main focus of the philosophy was ritual part of the Vedas, achieving salvation. Vedic rituals, it as most human did not understand the ritual properly, they would have to take assistance of the priest. Therefore, the philosophy inheritance legitimacy of the social distance between the various classes and was used as a device by the Brahmins to maintain their cult over the people, and they continue to dominate the social heritage. बहुत अच्छा लिखा हुआ है ये, आप मतलब अपने नोट्स में भी डाल सकते हैं। इसमें यह है कि भाई आप वेदांत जो है वो मेन सोर्स है नॉलेज का, वेदांत जो है वो मेन है और वेदांत से ही हम लोग जो है उसमें फॉलो कर सकते हैं। उसके रिचुअल्स को इन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की है और उसको इसलिए रखा है जिससे कि वैदिक रिचुअल्स में जो लिखा हुआ है उसमें उससे इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है प्रीस्ट की और उसके इनहेरिटेंस लिजिटिमेसी हो जाती है सोशल डिस्टेंसिंग की, सोशल वो जो जितना भी मतलब वर्ण क्लास बना हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वाला उसको लिजिटिमेसी मिलती है। ये रिचुअल्स पे बहुत फोकस करते हैं। आज जो हिंदू धर्म है वो बेसिकली ये मीमांसा वाला ही एक रूप है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक की भी बात करते थे। फिर आया वेदांता, वेदांता ने तो पूरी तरह से ही खत्म कर दिया। इन्होंने तो बात कर दी दो वर्ड्स में, वेद और अंता, मतलब एंड ऑफ वेदास। दिस स्कूल अपहोल्ड द फिलॉसफी ऑफ द लाइफ एज एलिबरेटेड इन द उपनिषद। इन्होंने वो भी वेदास की भी बात कर दी, ओरिजिनल टेक्स्ट छोड़ो, हम उपनिषद की बात करेंगे। इन्होंने कहा वेदांता मतलब उपनिषद, जो भी टेक्स्ट हैं ओल्ड टेक्स्ट मतलब जो भी लिखा हुआ था उन सबको हटा के इन्होंने सीधे उपनिषद की बात की है। उपनिषद में यानी फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदास है, वहाँ पे इन्होंने जो है अ, वो सारी जो आज आज जो चल रहा है जो मतलब चीज़ें चल रही है ना, रिचुअल्स वाली जो चीज़ें चल रही हैं और जो भी है वो सारा जो है यही वेदांता से लिया गया है। ये फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदा किया इन्होंने। हिंदुइज्म को एक अलग कलर दिया इन्होंने, मतलब उस तरह माया और मोक्ष और रियलिटी ऑफ लाइफ वही सारी बातें हैं। हाँ, लेकिन इसमें इन्होंने क्या करा है, इनमें इन्होंने पूरा रिजिड जो आज हिंदुइज्म आपको दिखता है वो वेदांता फिलॉसफी की वजह से दिखता है। शंकराचार्य, अद्वैतवाद, इनके कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे ही भी हैं कि एक ईश्वर है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं है और ईश्वर एक है। अद्वैतवाद के कॉन्सेप्ट में यही है कि ईश्वर एक ही है, ठीक है। और इनका मेन ब्रह्मा और आत्मा के ऊपर बात करते हैं। ब्रह्मा मतलब एक ईश्वर है, आत्मा उसका एक इंडेस्ट्रक्टिबल पार्ट है, एटर्नल पार्ट है। मतलब हम लोग जो है एक ब्रह्मा से निकले हुए हैं, इनका कहना है। स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और साल्वेशन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वेदास का जो है, वेदास का फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन जो उपनिषद है, उपनिषद के ऊपर जो है ये कुछ ज़्यादा ही रिलाय करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं इनका मेन ये है कि दिस फिलॉसफी प्रोपाउंड दैट द ब्रह्म ब्रह्म इज द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इज अनरियल और माया। हर चीज़ जो है क्या है, माया है। सिर्फ कहते हैं ना ये सब माया है, सब माया है, बोलते हैं ना, ये इसी फिलोसफी के तहत बोलते हैं। बाकी ब्रह्म सच है, बोलते हैं सिर्फ ब्रह्म ही सच है, बाकी सब माया है, सब वो है। तो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है। आत्मा को ये लोग काफ़ी वो लेते हैं, अब बोलते हैं आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो ही उसको साल्वेशन मिलेगी, इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। इनका कहना है कि आत्मा अमर है, जो बोलते हैं ना आत्मा अमर है, तो ये आत्मा को बहुत फोकस करते हैं। उनका कहना है ये कि आत्मा जो है वो आती है कहाँ से, गॉड से आती है, तो आत्मा अमर है। और इसमें शंकराचार्य और कई सारे रामानुजा ये लोगों ने इसको बहुत प्रोपाउंड किया वेदांता स्कूल को। ये लास्ट स्कूल फिलॉसफी थी और इसमें शंकराचार्य के व्यू और रामानुजा का अलग-अलग व्यू है। शंकराचार्य का जो व्यू था जो है वो ब्रह्मा विदाउट एनी एट्रीब्यूट। इनका कहना था कि ब्रह्मा के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, यानी वो एटर्नल गॉड है, वो क्या नाम है, निरंकार ईश्वर है। ही कंसीडर्ड नॉलेज और ज्ञान टू बी द मेन टू मेन मतलब मेन मीन्स टू अचीव साल्वेशन। उनका कहना ये था कि आपको अगर साल्वेशन अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्ञान अचीव करना पड़ेगा। रामानुजा का व्यू जो था वो ये था कि भाई ब्रह्मा जो है उसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि ये लोग बनाते हैं ब्रह्मा जो है उसके अंदर मतलब वो जो है निरंकार नहीं है, वो जैसे मूर्तियां हैं उसी तरह सा का भी है, वो साकार है। ही कंसिडर्ड लविंग एंड he considered loving and faith and practicing devotion as the path of salvation। का कहना था कि मतलब जो प्यार मोहब्बत करना, उस एट्रीब्यूट से मोहब्बत करना, प्रैक्टिस करना, डिवोशन, ये पाथ है साल्वेशन अटेंड करने का। इनका था ज्ञान जो है साल्वेशन अटेंड करने का पार्ट है। तो इस तरह से थ्योरी ऑफ कर्मा वगैरह
वेदांता स्कूल, स्कूल ऑफ कर्मा के बारे में हमने बात की और ये कर्म के ऊपर सारी बातें करते हैं ये लोग, ठीक है? और मैंने आपको पूरा ये सारा बताया, रीबर्थ का जो पुनर्जन्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये सब भी इनके यहाँ पे है। हेटेरोडॉक्स स्कूल की हम बात अभी नहीं करेंगे, पहले हम उसके और बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, तब हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हेटेरोडॉक्स स्कूल जो है बौद्धिज़्म को पढ़ने के बाद और जैनिज़्म वगैरह को पढ़ने के बाद, रिएक्शन को पढ़ने के बाद, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ने के बाद करेंगे। अभी हम लोगों ने 6 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में बात कर ली, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ के बारे में बात कर ली, जो कि आपके थे ऑर्थोडॉक्स स्कूल, और यही हिंदुइज़्म की फिलॉसफी है और यही इम्पोर्टेंट थी आपके लिए। इसके बाद की जो चीज़ है हाँ, जो आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल की बात कर ली, हेटेरोडॉक्स स्कूल जो है, यानी बौद्धिज़्म, जैनिज़्म वगैरह, तो उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम बौद्धिज़्म, जैनिज़्म को पढ़ लेंगे, लेटर वैदिक पीरियड को पढ़ लेंगे। नियर अबाउट आपको लेटर वैदिक पीरियड समझ में आ गया होगा। 6 फिलॉसफीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार बता रहा हूँ, इसमें से कम शॉर्ट नोट्स आपने तैयार कर लीजिएगा इसी में से निकाल के, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएगा, नहीं तो कहीं न कहीं लिखने को आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आया भाई?